नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक अब शुरू होने को है और आज संकट के विश्लेषण से हम शुरुआत करेंगे। इसकी रिपोर्ट देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों से आ रही है। ये संकट जिंदगी की लाइफलाइन यानी पेट्रोल और डीजल का बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर या तो बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है या फिर तेल पंप बंद पड़े हुए हैं। इस किल्लत को समझने के लिए पहले आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। इन तस्वीरों में देश के कई राज्यों के पेट्रोल पंप की हालत आपको दिख रही होगी। जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या तेल खत्म हो गया है, वहां से ग्राहक वापस लौटाए जा रहे हैं और जहां अभी तेल बचा हुआ है वहां लंबी लंबी लाइन दिख रही है। अब तक तेल संकट की खबरें देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों से आ चुकी है। तेल की किल्लत की सबसे ज्यादा खबर राजस्थान से आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों से तेल की दिक्कत की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में तेल की कमी की खबरें आई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल पंप तेल की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में भी तेल की संकट की रिपोर्ट आ रही है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से ऐसी ही खबरें हमें मिल रही हैं। सिर्फ इन 6 राज्यों में ही नहीं बल्कि तेल की किल्लत देश के दूसरे हिस्सों से भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वक्त फसलों की सिंचाई बुआई का भी है। खेती में इन दिनों डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में तेल की इस कमी से आम आदमी बहुत परेशान दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या देश में वाकई तेल की कमी हो गई है या फिर इस किल्लत की वजह कुछ और है। इसकी परत दर परत हम पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए संकट से बेहाल आम आदमी क्या कह रहा है। में आया कि तेल खत्म हो चुका पीछे से, लाइन में लगे पड़े हैं। 2-2 घंटे हो गए, 3-3 घंटे यहाँ लाइन में लगे हुए। सर ड्यूटी किस टाइम जाएंगे बताओ। पता नहीं, अभी गाड़ी भी रिजर्व में लगी हुई है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गया। दिनचर्या लोगों की सिर्फ गाड़ियों के ऊपर है और तेल नहीं मिलेगा तो कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे। ये नहीं पता गवर्नमेंट क्यों नहीं तेल क्यों नहीं आ रहा, पीछे से सप्लाई क्यों नहीं आ रही, यही प्रॉब्लम है। क्या देश में वाकई तेल की किल्लत हो गई है या किसी अफवाह से तेल का संकट खड़ा हुआ है। किसी शरारती तत्व द्वारा जो है अफवाह फैला दी गई कि पेट्रोल पंप पे हड़ताल हो रही है और जो है डीजल पेट्रोल कम हो रहा है, जबकि जनपद हरिद्वार में 125 पेट्रोल पंपों पर 125 पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एचपीसी के कुछ पंप हैं, उन पे कुछ शॉर्टेज हुई थी। तेल की किल्लत का सच क्या है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम देश के अलग अलग राज्यों में ग्राउंड जीरो पर उतरी तो हमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। जगह जगह लोग तेल के लिए या तो मारे मारे फिरते मिले या फिर कतारों में दिखे। अजमेर ज़िले में सर इस वक्त लगभग 30 से 40 पंप यहाँ तो ड्राई हो चुके हैं या ड्राई की स्थिति में है, या उसमें ऐसे थे जो ड्राई हो चुके थे और अब उनको सप्लाई मिली है। अभी 10-15 पंप तो अभी ड्राई है और कुछ होने वाले हैं अभी। तो जैसे अगर आज सप्लाई नहीं मिलती है तो फिर दिन पे दिन आगे के पंप भी ड्राई होते जाएंगे। अब तक की तस्वीरों से ये साफ हो चुका था कि कुछ जगहों पर तेल की किल्लत है। अब सवाल था कि इस किल्लत की वजह क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप मालिकों से बात की। लेकिन तेल फिलहाल डिपो से मिल नहीं पा रहा है। शुक्रवार से मेरा पैसा ट्रांसफर है। किसी की गाड़ी हरदोई में भर के नहीं आई है। मेरी गाड़ी अभी निकली है सुबह, थोड़ी देर बाद पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन एक ही गाड़ी मिली है। संभवतः कल दोपहर तक ही चल पाएगा, आगे जब मिलेगा तभी दिखेगा। एक्चुअली अभी हमारे पास माल ऊपर से ही नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से ऊपर सप्लाई चालू हो जाएगी बराबर तो ऑटोमेटिक ये सभी लोगों को बराबर प्रॉपर मात्रा में दिया जाएगा। अभी व्यवस्था के अनुसार जैसे कि ऑटो वगैरह हैं स्कूल के, परेशानी ना हो तो उन लोगों को लोकल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनको मैनेज कर रहे हैं। ये हमको एक तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि किस वजह से शॉर्टेज है या कैसी शॉर्टेज है ये, और प्रॉपरली सप्लाई क्यों नहीं मिल पा रही है। अजमेर जिले में कितने पेट्रोल, ये अजमेर जिले के दूसरे हर एरिया से डीलर्स आए हुए हैं। ये लोग अभी डिपो मैनेजर से मिलकर आए सराधना में। वो लोग कोई भी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। यानी पेट्रोल पंपों को जितनी जरूरत है उतना पेट्रोल नहीं मिल रहा और तेल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में संकट और भी गहरा हो सकता है अगर कदम नहीं उठाए गए। क्या है, 4 से 5 दिन का स्टॉक लेके हम लोग चलते हैं और ये क्राइसिस को 1 हफ्ता हो गया है।
तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ेंगे ड्राई आउट पंपों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस संकट की वजह क्या है? क्यों अचानक पेट्रोल पंप पर सप्लाई ठप हो गई है? क्या देश में तेल की कमी हो गई है या फिर ये किल्लत किसी और वजह से है? देश के अलग अलग राज्यों के पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े लोग इसकी वजह कई सारी बता रहे हैं। डेली 11 बजे तक डिपो खुले रहते थे। अब चूँकि कंपनियों को घाटा है तो उनने घाटा कम करने का यही तरीका अपनाया है कि जितना हम कम बेचेंगे उतना हमें कम घाटा होगा। पेट्रोलियम कंपनीज को लगातार घाटा लग रहा है और इस समय पेट्रोल पे 10 से 12 रुपये लीटर और डीजल पे करीब 20 से 25 रुपये लीटर का घाटा है। उसकी वजह से कंपनियां हिसाब से काम कर रही हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने टैक्स घटाएंगी। तो क्या मौजूदा तेल संकट कंपनियों का बनाया हुआ है या फिर तेल की किल्लत की खबर से बाजार में पैनिक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से तेल की कमी देखी गई? अब जरूरत ये समझने की है कि देश के कुछ हिस्सों में आया तेल संकट वाकई तेल की कमी है या ये तेल कंपनियों का बैलेंस शीट मेंटेन करने का तरीका है या फिर इसके एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। और ये समझने के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की है। दो बातें साफ हो गई है। पहला ये कि देश में तेल की कमी नहीं है और दूसरी बात ये कि तेल की किल्लत की वजह कारोबारी है। हम आपको एक एक करके ये वजह समझाते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि नफे और नुकसान के गणित को यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन खुदरा रेट ना बढ़ने से कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है और इसीलिए तेल कंपनियां कम तेल बेचने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि घाटे के कारोबार में बिक्री कम होगी तो उनका घाटा भी कम रहेगा। लेकिन ताज़ा किल्लत की सारी वजह सिर्फ ये नफे नुकसान का गणित नहीं है, बल्कि कुछ और भी कारण है। दूसरा कारण, प्राइवेट तेल कंपनियां इनके पंप का पिछले कुछ हफ्तों से बंद हो जाना। तेल के बाजार में रिलायंस और एसआर प्राइवेट प्लेयर्स हैं। रिलायंस और एसआर ने पिछले कुछ दिनों से अपनी कई पंप्स पर तेल की बिक्री को बंद कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियों के पंप बंद होने से पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पंप पर डिमांड बढ़ गई है, बोझ आ गया है और सप्लाई वो डिमांड के चलते पूरी नहीं भी हो पा रही है। एचपीसी की बात करें तो लगभग 3000 केएल की प्रतिदिन की है, वहाँ सप्लाई 1000 केएल भी नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार से भारत पेट्रोलियम ने भी कंट्रोल कर रखा है। संपूर्ण राजस्थान में देखें तो 2000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर तेल या तो पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण है चेन सप्लाई सिस्टम में गड़बड़ी आना एवं तैयारी पूरी तरह से नहीं होना। कुछ कारण है एसआर और रिलायंस ने अपने पेट्रोल पंप पिछले 2 हफ्ते से बंद कर दिए हैं। उनकी बिक्री राजस्थान में लगभग 15% है। वो 15% बिक्री जो है एक साथ बाकी कंपनियों पे भार बढ़ गया है। तो सुना आपने, देश में तेल की किल्लत की जब हमने और गहराई से पड़ताल की तो एक और हैरान करने वाली वजह हमारे सामने आई और ये है ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। तीसरी वजह यही है, सरकार की ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने इंडस्ट्रियल यूज डीजल की कीमत तो बढ़ा दी। इंडस्ट्रियल यूज डीजल सामान्य से 25 रुपए प्रति लीटर महंगा है। ऐसे में बहुत से लोग जिन्हें इंडस्ट्रियल यूज का डीजल खरीदना चाहिए वो पेट्रोल पंपों से सामान्य डीजल ले रहे हैं। इससे पेट्रोल पंपों पर भार बढ़ गया है। अभी इंडिया के अंदर ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी आ गई है और वो इंडस्ट्रियल डीजल है, जो सेम डीजल है जो हम लोग गाड़ी में डालते हैं, वो डीजल और इंडस्ट्रियल डीजल में 25 रुपये का फ़र्क है। तो वैसे क्या हो रहा है कि हम लोग का पेट्रोल पंप से इंडस्ट्री वाले माल लेके जाते हैं जिसको हम मना नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल एसटी बसेस को इधर आके खड़ी रहेगी तो मैं उसको मना नहीं कर सकता कि आपको डीजल नहीं मिलेगा, डीजल देना पड़ेगा। तो डीजल देते हैं तो हमारा जो सेल जो है डीलर लोग का, जो हम 18% 19% ग्रोथ था उसके बदले सीधा जम करके मई के अंदर 40-45% सेल बढ़ गया। तो फिर कंपनी को तो नुकसान है ही है। वो लोग ने डीजल कर्टेल कर दिया, ऑयल कंपनी ने डीजल बेचने का थोड़ा कम कर दिया। 17 से 18% की डिमांड होती थी, वो अब 40 से 45 हो गई। आपने सुना, तेल की किल्लत की वजह कारोबारी गणित, नफे नुकसान का समीकरण है। देश में तेल की किल्लत नहीं है, आप ये क्लियरली समझ लीजिए। पिछले साल और इस साल के तेल आयात के आंकड़े भी अब आपको बता रहे हैं, देश में तेल की आमद में कोई कमी नहीं हुई है। इस साल अप्रैल में सरकार ने 2,08,75,000 मीट्रिक
टन तेल का आयात किया था। इसी महीने पिछले साल भी 1,82,56,000 मीट्रिक टन तेल आयात हुआ था। अगर मार्च की बात करूं, 2021 में पिछले साल 1,82,61,000 मीट्रिक टन तेल का आयात हुआ था। मार्च 2022 में 1,90,31,000 मीट्रिक टन तेल का आयात हुआ था। अब फरवरी 2021 में 1,52,35,000 मीट्रिक टन था। अब फरवरी 2022 में 1,75,89,000 मीट्रिक टन तेल आयात हुआ है। जनवरी में आ जाइए, 2021 में 1,95,94,000 मीट्रिक टन तेल आया था और 2022 में जनवरी में 1,91,19,000 मीट्रिक टन तेल का आयात हुआ है। यानी किल्लत की वजह तेल की कमी नहीं बल्कि कारोबारी गणित है। तो क्या इस किल्लत का हल यही है कि तेल के दाम बढ़ाए जाए या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है? इसको यानी इस क्राइसिस से सामने जो ये सबसे बड़ा सवाल आया है, इसका जवाब भी हमने तलाशने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सप्लाई की नहीं कुछ इशू अलग सा ही है जो कि अभी हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। और क्योंकि पहले कंपनीज को जो एक नॉर्मल बचता था पैसा, आज वो नहीं बच रहा है और लॉसेज में है बहुत ज़्यादा। तो इसको वर्कआउट करना पड़ेगा सरकार को, लॉसेज कवर अप करने पड़ेंगे। अंडर रिकवरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कंपनीज़ की और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा। पब्लिक शुड बी रेडी। ये भी सच है कि रूस और यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में तेल के बाजार में उथल पुथल मची हुई है। कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है लगातार, इससे तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है लगातार। लेकिन देश में तेल की कमी बिल्कुल नहीं है और बाजार में जो किल्लत नजर आ रही है उसकी वजह कारोबारी नफा नुकसान ज्यादा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम सेना की भर्ती प्रक्रिया के नियमों में हुए बदलाव की अब बात करेंगे। हमेशा से भारतीय सेना में काम करना ग्रामीण युवाओं को एक बहुत बड़ा एक सपना उनका हुआ करता था और उसकी वजह थी सेना का सम्मान, नौकरी की गारंटी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और भी कई तरह के दूसरे फायदे। यही वजह है कि सेना की नौकरी युवाओं की हॉट फेवरेट रहती है। लेकिन भर्ती नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद क्या अभी भी युवाओं में सेना की प्रति रुचि या नौकरी करने का जज्बा रहेगा? ये सवाल उठ रहे हैं और वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना में अब जवानों की नौकरी सिर्फ 4 साल की रह गई है, सिर्फ 4 साल। ये योजना क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और मास्टर स्ट्रोक में इस नई भर्ती प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। आज ये तस्वीर, उससे पहले आज भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई। इसका नाम दिया है अग्निपथ और इस अग्निपथ योजना में जिन जवानों की भर्ती होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इसमें युवाओं की भर्ती होगी। और इस योजना का जो दूसरा मतलब है वो ये कि अब सेना में पुराने ट्रेडिशनल भर्तियां खत्म हो जाएंगी। सेना का दावा है कि जवानों को भर्ती करने के जो मापदंड है वो पहले थे वैसे ही रहेंगे, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन्हीं मापदंडों के आधार पर भर्तियां होने वाली है। लेकिन अब ये तय है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां इसी नए नियम के तहत होंगी। नई भर्ती प्रक्रिया में क्या बदल गया है, अब ये समझ लीजिए। सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, सबसे बड़ा और भारी बदलाव। 4 साल के बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद 25% सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ा दी जाएगी और बाकी 75 को रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी में जवानों की 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल रहने वाली है। 17.5 साल से 21 साल के युवा ही इसमें भर्ती हो पाएंगे। थल सेना और नौसेना में महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत 90 दिनों के भीतर आर्मी की पहली भर्ती रैली होगी। लेकिन कितने सैनिक भर्ती किए जाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। पहले साल आर्मी में 40,000 सैनिकों की भर्ती होगी, वायुसेना में 3,000 और नौसेना में 3,000 जवानों की भर्ती होगी। यानी पहले साल में कुल 46,000 जवानों की भर्तियां होने वाली है। इसके बाद दूसरा साल आर्मी के 40,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, 3,000 नौसेना के और 3,500 सैनिक वायुसेना में भर्ती होंगे। इस तरह से आर्मी में 45,000 जवानों की भर्ती होगी, 3,000 नौसेना में और 4,400 जवान वायुसेना में भर्ती किए जाएंगे। फिर चौथा साल,
चौथे साल में आर्मी में 50,000 जवान भर्ती किए जाएंगे, नौसेना में 3,000 और वायुसेना में 5,300 जवानों की भर्ती होने वाली है। इस साल हर साल इसी तरह से भर्ती होने वाली है। जवानों की संख्या उसी तरीके से फिर बढ़ती भी जाने वाली है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये तीनों सेनाएं इनमें से 25% जवानों को रिटेन करेंगी, यानी वो सेना में परमानेंट हो जाएंगे। बाकी 75% रिटायर हो जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि नए नियमों के तहत भर्ती होने पर जवानों को सैलरी और बाकी जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी मिलेगी, क्या दी जाएगी। जवानों को मिलने वाली सैलरी के 2 हिस्से होंगे। उन्हें इन हैंड तनख्वाह जो कि 70% हिस्सा मिलेगा और बाकी अग्निवीर कॉर्प्स फंड में दिया जाएगा, यानी 30% हिस्सा। इतना ही पैसा इसमें सरकार भी डालेगी। हर साल जवानों की सैलरी बढ़ती चली जाएगी और 4 साल में रिटायर होने पर उन्हें एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसे डिटेल में समझिए। तो पहले साल में सेना में भर्ती होने वाले जवान को 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी पहले साल, जिसमें से 21,000 रुपए तो इन हैंड होगी और बाकी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में चले जाएंगे। 9,000 रुपए इस फंड में सरकार भी डालेगी, 9,000 अग्निवीर कॉर्प्स फंड और फिर सरकार की तरफ से भी। दूसरे साल जवानों को 33,000 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल में 36,500 रुपए मिलेंगे। चौथे साल आएंगे तो 40,000 रुपए मिलेंगे और फिर 4 साल बाद एक सैनिक जो है उसका अग्निवीर फंड वो 5,02,000 रुपए की स्टैंडिंग पर होगा। 5,02,000 रुपए का योगदान उसमें हो जाएगा और माफ कीजिएगा 5,20,000। सरकार इतना ही योगदान देने भी वाली है। तो 4 साल के बाद जब सैनिक सेना से रिटायर होगा तो उसके पास होंगे 11,71,000 रुपए एक मुश्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये एक मुश्त रकम मिलेगी वो आयकर मुक्त यानी टैक्स फ्री होगी। इस पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। ये 11,71,000 रुपए आपके होंगे। इन सैनिकों को कुछ और फायदे भी इसमें मिलने वाले हैं, जैसे सियाचिन जैसे इलाकों के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इनको मिलेगा। सेवा के दौरान अगर कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। सैनिक की बची हुई सेवा की सैलरी परिवार को मिलेगी। अगर कोई सैनिक सेवा के दौरान अपंग हो जाता है तो उसे 44 लाख की राशि दी जाएगी और बाकी बची सेवा की सैलरी भी उसे मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि इस नई भर्ती प्रक्रिया से सेना को फायदा क्या होगा। सेना का यह दावा है कि उनका फायदा यह होगा कि वो एक यंग फोर्स हो जाएगी, क्योंकि अभी सैनिकों की औसत उम्र जो है वो 32 साल है, जिसे फौज घटाकर 26 कर देना चाहती है और ये आने वाले 6 से 7 सालों में ही संभव हो पाएगा। लेकिन इससे सरकार को एक और बड़ा फायदा है और वो फायदा समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि सरकार सैनिकों की तनख्वाहों और रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन पर खर्च कितना करती है। 2020 और 21 में कुल 4,71,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट आवंटित हुआ था। इसमें से सेना ने 2,76,000 करोड़ रुपए यानी करीब अपने बजट का 58% तनख्वाह और पेंशन पर खर्च किया, 58%। अब आप सोचिए, जिस सेना का 60% पैसा अपने जवानों की तनख्वाह और पेंशन पर ही निकल जा रहा हो, वो अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कैसे करेगी। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सेना के पास आधुनिक हथियार होने चाहिए, उन्हें चलाने के लिए जवानों के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी जो सेना के पास नहीं है। अब नई भर्ती प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि सेना उस जवान को आगे बढ़ाएगी, उस जवान को जो बेस्ट होगा, और इसीलिए वो 25% जवानों को ही रखेगी और बाकी 75% को रिटायर्ड कर देगी। इन नई भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि कहीं इससे भारतीय सेना कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए ही सैनिकों की भर्ती हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि जो बेस्ट सैनिक होंगे उन्हें सेना रिटेन करेगी। सेना सैनिकों की कमी नहीं होने देगी और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दावा किया है
कि भर्ती में सेना किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो युवा सिर्फ 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे वो आगे क्या करेंगे? उन्हें तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। ये सवाल जायज है, लेकिन सेना में 4 साल गुजारने के बाद उनके पास किसी और फील्ड में अपना करियर बनाने का दूसरा मौका होगा। सेना में सेवा के दौरान जो भी उनके स्किल्स में इजाफा होगा उससे उनके लिए कई दूसरे क्षेत्रों के रास्ते खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा मानते भी हैं। मतलब ये है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और छोड़ दो समाज के बीच में। क्या चाह रहे हैं? यदि जवान भर्ती कर रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं तो 35 साल की उम्र तक उसको रखिए, तब तक कि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नीयत नहीं है? आपकी नीयत में खोट है। नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है। रोजगार पूरे 20 साल का दीजिए आप। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा या कौन होगा? ये देखने वाली बात है। अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। वैसे आज रोजगार के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधनों की जानकारी ली है और निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड से सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करे। अब ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इसलिए इस खबर का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि 10 लाख नौकरियां सरकार कहां से लाएगी। अगले 1.5 साल का मतलब क्या हुआ? दिसंबर 2023 तक सरकार को 10 लाख सरकारी नौकरियां देनी है, यानी 548 दिन अभी पूरे होते हैं और इस हिसाब से हर महीने आपको 54,745 नौकरियां देनी होंगी। हर महीने, हर दिन आपको 1825 सरकारी नौकरियां देनी होंगी। सवाल यह है कि सिर्फ अगले 1.5 साल में ही सरकार 10 लाख नौकरियां कैसे दे देगी, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल में सिर्फ 4,45,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार अगर चाहे तो ये नौकरियां आराम से दे सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की लाखों पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हुई है। जैसे रेलवे में आपको पता है 2,37,000 पद खाली है, गृह मंत्रालय में 1,28,000 खाली है, रक्षा के क्षेत्र में 2,47,000, डाक विभाग में 90,000, राजस्व विभाग में 76,000 पद खाली है। यानी इन 5 विभागों में ही कुल 7,80,000 पद खाली है। यानी ये कि अगर सरकार चाहे तो बहुत आराम से नौकरियां मिल सकती हैं, सरकार अगर चाहे। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने नई नौकरियों का ऐलान 2024 के चुनावों को देखते हुए किया है और इसका सरकार को फायदा कितना मिलेगा?
मास्टर स्ट्रोक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन वॉर की, जिसके जरिए हिंदुस्तान में हालात बिगाड़ने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लेकिन भड़के हुए मुस्लिम सेंटिमेंट का फायदा पाकिस्तान ने देश में आग भड़काने के लिए उठाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उत्तर, पूरब और पश्चिम भारत तक कुछ ही घंटों में हिंसा भड़क जाती है। सोशल मीडिया पर सबूत मिल रहे हैं कि हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। DFRAC यानी डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर के तरफ से पाकिस्तान की साजिश पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। DFRAC ने सोशल मीडिया पर पैगंबर विवाद से जुड़े पोस्ट और ट्वीट्स का विश्लेषण किया है। डेटा एनालिसिस से यह पता लगा है कि पाकिस्तान ने विवाद की आग भड़काने के लिए 7,000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स बनाए। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिकों ने भी अपने अकाउंट से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन यानी झूठी जानकारियां फैलाने का एजेंडा चलाया। DFRAC के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे एजेंडाधारियों ने अपने नाम और राष्ट्रीयता को बदलकर ट्विटर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी विवाद को तूल दिया है। पाकिस्तान के टीवी मीडिया ने भी भारतीय उद्योग जगत को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक न्यूज फैलाने का काम किया है। DFRAC ने यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर फैलाए प्रोपेगेंडा के आधार पर तैयार की है। इसमें पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों से फेक न्यूज फैलाकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया। पाकिस्तान की साजिश, उसके प्रोपेगेंडा का विश्लेषण करने वाली आप इस रिपोर्ट को आप देखिए गौर से। हिंदुस्तान में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान। फ्राइडे को, शुक्रवार को एक साथ पूरे देश में कई जगहों पर हिंसा फैली, तो ये दिखाता है कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है। 10 जून को दिल्ली, यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, प्रयागराज, झारखंड के रांची, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सोलापुर तक देश से पथराव, आगजनी की खबरें आने लगी। जुमे की नमाज के बाद 100 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई अंजाम दी गई। 10 जून को मास्टर स्ट्रोक में ही हमने हिंसा का विश्लेषण करते हुए कहा था कि हिंसा का पैटर्न एक जैसा है, समय लगभग एक है, तो ये साफ है कि ये सब वेल प्लान्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड है। आज मास्टर स्ट्रोक में ही हम इस हिंसा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन पर DFRAC यानी डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट रखने वाले हैं, जो ये साफ बताती है कि पाकिस्तान ने हिंसा की टूल किट कैसे तैयार की। DFRAC की रिपोर्ट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में किए गए 60,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट, पोस्ट और कमेंट्स का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस में पाया गया है कि इसमें 60,000 में से ज्यादातर अकाउंट नॉन वेरीफाइड हैं, जिन्होंने विवाद से जुड़े हैशटैग लिखकर ट्वीट और रीट्वीट किया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, ये तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यानी आतंकवाद के सहारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जब वो हिंदुस्तान में अमन और शांति को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। उसने प्रॉक्सी वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ब्रिगेड को भी अब जोड़ दिया है। ये दो नए उसके साथी हैं। पाकिस्तान भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले भी प्रोपेगेंडा करता आया है, और मैं आपको बताती हूँ कैसे। दिसंबर 2020 किसान आंदोलन, इस दौरान पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाया। किसान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान से 1,000 से ज्यादा नए अकाउंट बनाए गए थे। ट्विटर अकाउंट यूजर्स को भारतीय नाम और पहचान दी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पाकिस्तान ने फेसबुक के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने चुनाव के दौरान फेक न्यूज फैलाई। दिसंबर 2021 सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से कंट्रोल होने वाले 20 YouTube चैनल्स पर बैन लगाया था। 26 जनवरी 2021 किसान आंदोलन जब चल रहा था, उस दौरान भड़की हिंसा की साजिश में भी पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों का नाम सामने आया था।
10 जून की हिंसा के बाद भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। तब राजनीतिक हलकों में यह कहा गया कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देश की राजनीति में अपना अपना नफा ढूंढने वाले नेताओं ने इस बयान से असहमति जता दी जो प्रहलाद पटेल ने दिया। विवाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विवाद जो है वो धार्मिक भावनाओं के आहत होने का था। ऐसे बयान जिनसे धार्मिक विवाद भड़कते और उन्हीं को कहीं ना कहीं रोकना था, इन विवादों को रोकना था। लेकिन विरोधी पार्टियों को भी आंतरिक सुरक्षा की संवेदनशीलता को समझते हुए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं बहना चाहिए, ये हमारी उनसे इल्तिजा है। निजी हित के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि वो सब एक साथ है जब हिंदुस्तान को नीचे दिखाना होता है, और वो आपका उपयोग करते हैं, आपके इन बयानों का इस्तेमाल करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।